आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 4 शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दोस्तों। आप सभी का प्यार ही है जो हमें प्रेरित करता रहता है। ऐसे ही प्रेरित करते रहिएगा। सनम साथिया एक सामाजिक, पारिवारिक और एक बहुत ही क्यूट सी प्रेम कहानी है जो बचपन की दोस्ती से शुरू हुई है और कहाँ जाकर मुकम्मल होती है ये देखते रहने पर पता चल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं फिर साथ मिलकर। अब माफ़ कर दो दीक्षा को और बात कर लो उससे जाकर। सच में वो बहुत उदास है। प्लीज़ कर दो ना माफ़। चल परे हट। अपने बच्चों से भी कोई नाराज़ होता है भला? मैंने तो कब का उसे माफ़ कर दिया। रिश्ता हो जाने के बाद मैं खुद उससे बात कर लूँगी। जसमीत जी ने अनमोल के हाथ अपने कंधे से झटक दिए और दूसरे कामों में लग गई। तभी बीजी ने जसमीत जी के घर पर दस्तक दी। जैसे ही जसमीत जी की नज़र बीजी पर गई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे कामिनी, आप यहाँ? जसमीत ने आगे बढ़कर कामिनी को गले लगाया। तुझसे कुछ बात करने आई थी जसमीत। बीजी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली। हाँ आओ बैठो कामिनी। जसमीत इनको अंदर लेकर आई। कामिनी जी भी मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। उन्होंने पूरे घर पर नज़र दौड़ाई। घर को इतना सजा धजा देख कामिनी जी को थोड़ा अजीब लगा। तभी हाथ में बड़ी बड़ी टोकरियां पकड़े छोटू और लक्ष्मण अंदर आए और उनके पीछे चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लिए महक पूरे घर को देखते हुए अंदर आई। घर तो बड़ा सुंदर है। महक हैरानी से घर को देखते हुए मन ही मन बोली। कामिनी, ये आपकी नई छोटी बहू है ना? जसमीत जी ने महक को देखकर बोला। हाँ। कामिनी जी ने आंखों के इशारे से महक को जसमीत के पैर छूने के लिए कहा तो महक ने आगे बढ़कर जसमीत जी के पैर छू लिए। जसमीत ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण ने भी उन सब टोकरियों को टेबल पर रखते हुए जसमीत जी के पैर छू लिए। नैना बड़ी अजीब नज़रों से उन बड़ी बड़ी टोकरियों को देख रही थी। वो धीरे से अनमोल के कानों में फुसफुसाई। इतना सारा सामान कौन लाता है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? माँ और कामिनी आंटी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद इसीलिए सब कुछ गिफ्ट्स ले आई हैं। और क्या? अनमोल नैना की बात काटते हुए बोला। थोड़े गिफ्ट? आपको दिख नहीं रहा कितनी बड़ी बड़ी टोकरियां हैं? नैना ने हैरानी जताते हुए कहा, पर अनमोल ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया तो वो कुछ नहीं बोली। अनमोल भैया कहते हुए लक्ष्मण अनमोल के गले लगा तो अनमोल ने बहुत ही गर्मजोशी से उसे गले लगाया। वाह, शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, अनमोल ने शिकायती अंदाज में कहा तो लक्ष्मण अपने बाल खुजलाने लगा। ये तो अपने घर वालों तक को बुलाना भूल गया बेटा। इसे छोड़ दूँ, अपनी बोटी से नहीं मिलवाएगा मुझे? शादी में देखा था, अब तो 1 महीना हो गया है। नैना ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बीजी के पैर छुए। लक्ष्मण अब थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। अनमोल ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, तो खुश है ना? ये सुनते ही लक्ष्मण ने महक की तरफ देखा जो अपने सर पर पल्लू ओढ़े बहुत बुरा सा मुंह बनाए एक कोने में खड़ी थी। उसे देखकर लक्ष्मण का भी मुंह बन गया। भैया, शादी के बाद औरतें बदल क्यों जाती हैं? क्या? मैं समझा नहीं, अनमोल ने हैरानी जताते हुए पूछा तो लक्ष्मण ने तुरंत अपनी बात बदल दी। मैं बहुत खुश हूँ भैया, लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोला और चुपचाप जाकर महक के पास खड़ा हो गया। जसमीत जी की नज़र जब उन टोकरियों में भरे मिठाई और गिफ्ट्स पर गई तो एक पल के लिए वो हैरान ही रह गई। कामिनी, इन सब की क्या ज़रूरत थी? जसमीत जी उन गिफ्ट्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी? अपनी समधन के घर आई हूँ, खाली हाथ थोड़ी ही आऊँगी। ये शगुन है मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए। मैं तुम्हारी बेटी दीक्षा का हाथ अपने बेटे लक्ष्मण के लिए मांगने आई हूँ। जैसे कामिनी जी ने ये कहा, जसमीत, नैना और अनमोल हैरानी से कामिनी जी को देखने लगे। वहीं लक्ष्मण और छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महक का तो मुंह पहले ही सड़ा हुआ था, अब और ज़्यादा सड़ गया था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी दीक्षा का रिश्ता तय हो चुका है। आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमने सोचा है कि आज ही हम दीक्षा की सगाई करेंगे और ये रिश्ता नहीं, संभव नहीं है कामिनी। जसमीत जी ने धीरे से कामिनी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर बीजी थोड़ी नाराज़ हो गई। वहीं महक की आंखों में चमक आ गई। जानती थी, बताया था मेरे बेटे ने, पर सक्षम दीक्षा को पसंद करता है। हीरा है मेरा बेटा। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बड़ी बहू बनकर आएगी तो हम बहुत खुश रखेंगे उसे।
जानती हूँ कामिनी, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज़ुबान दे चुकी हूँ और लड़का नैना का भाई है। अगर ऐसे सब तय करके मैं मना करूँगी तो हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सक्षम में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसे तो मेरी दीक्षा से भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी कामिनी। जसमीत जी ने कामिनी जी को समझाते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाया तो कामिनी जी ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। लक्ष्मण, अनमोल और नैना परेशान हो उठे। जसमीत, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। जसमीत जी अब परेशान हो उठी। वो कामिनी जी को अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने ना कहा तो कामिनी से उनके रिश्ते बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। एक बार कामिनी बत्रा की जिससे बिगड़ गई, फिर पूरी ज़िंदगी भी बाद बीत जाए तभी वो उसे माफ़ नहीं करती। जसमीत ने अनमोल की तरफ देखा जो खुद किसी बड़ी सोच में डूबा हुआ था। वहीं नैना बार बार अनमोल से इस रिश्ते के लिए ना कहने को कह रही थी। महक तो ना जाने कब से इंतज़ार में थी कि इस रिश्ते की ना हो और सक्षम की शादी होने से रुक जाए। तभी दीक्षा के कमरे का दरवाज़ा खुला। माँ, मैं तैयार हूँ, लड़के वाले कब आ रहे हैं? दीक्षा ने उदास मन से कहा। दीक्षा ने बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके खुले बाल लहरा रहे थे और बातें पर छोटी सी बिंदी लगी हुई थी और आंखों में काजल। उसने नाम मात्र को ही मेकअप किया था पर वो उसमें भी बहुत सुंदर लग रही थी। महक ने दीक्षा की तरफ देखा। तो ये है जो मुझ पर हुक्म चलाएगी? महक का फिर से मुंह बन गया। बीजी ने जब दीक्षा को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें जैसी सुंदर और सुशील बहू चाहिए थी, सक्षम के लिए दीक्षा बिल्कुल वैसी ही थी। नहीं, जसमीत जी ने बहुत मुश्किल से नहीं शब्द को कहा। ऐसा नहीं था कि सक्षम उन्हें पसंद नहीं था, पर वो इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि कामिनी बत्रा के घर अपनी बेटी को भेजना मतलब उसे कामिनी बत्रा के कड़े नियमों की आग में झोंक देने के बराबर था। इतने खुले वातावरण में पले दीक्षा कामिनी बत्रा के घर की बहू बनकर अपनी स्वतंत्रता खो ना दे। वैसे भी उस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ाई में दीक्षा की बराबरी कर सके। खुद सक्षम भी 10वीं तक ही पढ़ा था। भले ही उसने आज बहुत नाम कमा लिया था, पर फिर भी जसमीत जी अपनी बेटी के लिए एक पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहती थी। बीजी के कानों में जैसे ही नहीं शब्द पड़ा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चलो वापस, बीजी ने जसमीत को घूरते हुए कहा तो बुझे मन से एक बार दीक्षा को देखकर वहाँ से वापस चली गई। छोटू और लक्ष्मण ने उदास होकर टोकरियों को उठाया और बीजी के पीछे चले गए। महक अब बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जितनी उदास होकर यहाँ आई थी, अब उतनी ही ज़्यादा खुश होकर वापस गई। दीक्षा ने एक नज़र बीजी को जाते हुए देखा। सक्षम की बीजी यहाँ क्यों आई थी? उसने मन ही मन खुद से पूछा, पर फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को आकाश से शादी करने के लिए मना लिया था। कुछ देर बाद आकाश और उसके परिवार वाले घर आए। जसमीत जी ने उनकी बहुत आवभगत की। आकाश की नज़रें तो दीक्षा से हट ही नहीं रही थी। आकाश के माँ बाप ने तो दीक्षा को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। सबको इतना खुश देखकर दीक्षा भी खुश हो गई। उसी दिन दीक्षा और आकाश की सगाई हो गई। पंडित जी साथ आए थे तो उन्होंने शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया। यजमान, आज से 4 दिन बाद विवाह का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर इस दिन लड़का लड़की का विवाह हुआ तो बहुत शुभ होगा। जसमीत भी जल्दी दीक्षा की शादी कराना चाहती थी। दीक्षा तो बस चुपचाप अपनी माँ की बातों में हाँ मिला रही थी। 4 दिन बाद दीक्षा की शादी तय हो गई। बीजी बहुत गुस्से में घर आई। उनके पीछे छोटू और लक्ष्मण मुंह लटकाए अंदर आए। महक तो बहुत ही खुश थी, पर सबके सामने अपनी खुशी दिखा भी तो नहीं सकती थी, इसीलिए दुखी होने का नाटक कर रही थी। बाबूजी, प्रिया, जय और लोमी ना जाने कब से आंखें बिछाए बीजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सक्षम कुछ काम से रेस्टोरेंट चला गया था, इसीलिए वो वहाँ नहीं था। बीजी ने अंदर आते हुए सबको घूर कर देखा और अपने कमरे में चली गई। बीजी को इतने गुस्से में देख किसी भी उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ बेटा, ये कोमू इतना गुस्से में क्यों है और तुम लोग ये सामान वापस क्यों ले आए? बाबूजी ने लक्ष्मण से पूछा तो लक्ष्मण का मन और ज़्यादा उदास हो गया। बाबूजी, उन्होंने हमें मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। भाभी का रिश्ता कहीं और तय है और वो हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। लक्ष्मण बोला तो सब दुखी हो गए। सक्षम को बहुत बुरा लगेगा। खैर, सक्षम समझदार है, पर तुम्हारे बीजी को इस वक्त संभालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं गुस्से में क्या कर जाएगी। बाबूजी गहरी सांस लेकर बोले और अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए अपने कमरे में चले गए।
सक्षम शाम को घर आया। सबको उदास देख सक्षम को कुछ अजीब लगा। बीजी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उन्होंने तो जैसे खुद को कमरे में बंद ही कर लिया था। महक और लोमी रसोई में थी। आज महक बहुत खुश होकर पकवान बना रही थी, लेकिन बाहर सब लोग उदास थे। सक्षम बाबूजी के पास आया और मुस्कुराते हुए उनके पैरों के पास बैठ गया। क्या हुआ बाबूजी, जलेबियाँ लेकर आऊँ आपके लिए? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। जलेबियाँ नहीं तो गुलाब जामुन या मोतीचूर के लड्डू, वो तो आपके पसंदीदा है ना? बीजी को इस बार मैं मना लूँगा। बाबूजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने बहुत प्यार से सक्षम के सर पर हाथ रखा। तू हम सब की कितनी फिक्र करता है ना सक्षम? सक्षम मुस्कुराकर बोला, आप सब मेरा परिवार हैं। आप सबकी फिक्र ना करूं तो किसकी करूं? मेरा तो जीवन ही मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लिए ही मेरा जीवन है। कहते हुए उसने बाबूजी की गोद में सर रख दिया। प्रिया, जय और लक्ष्मण की आंखें नम हो गई थी। भैया, लक्ष्मण, प्रिया और जय भी सक्षम के पास आ गए। सक्षम ने उन तीनों के उदास चेहरों को देखा। क्या हुआ, तुम सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? सक्षम का सवाल सुनकर उन तीनों का चेहरा लटक गया। सक्षम ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। बीजी कहाँ है? बेटा, तेरी बीजी अपने कमरे में है। मुझे तक कमरे से बाहर निकाल दिया। बाबूजी शिकायती लहजे में बोले तो सक्षम को हल्की सी हंसी आ गई। तो इसीलिए आपका मुंह लटका हुआ था? ज़रूर आपने ही कुछ बोला होगा बाबूजी। मैं बीजी से बात करता हूँ। सक्षम जाने के लिए उठा तो बाबूजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा बेटा। हाँ भैया, बीजी बहुत गुस्से में है, लक्ष्मण ने भी कहा। क्या हुआ है, सब आज इतने उदास क्यों हैं? सक्षम ने अब गंभीर होकर पूछा। भैया, वो दीक्षा भाभी के घर वालों ने आपके और भाभी के रिश्ते से इनकार कर दिया, इसीलिए बीजी नाराज़ हैं। जब से आई हैं तब से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। प्रिया उदास होते हुए बोली। ये सुनकर सक्षम को बहुत बुरा लगा, पर उसे पहले से ही अनुमान था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने खुद को संभाल लिया। बस इतनी सी बात के लिए आप सब उदास हो रहे थे। अगर मेरी शादी दीक्षा से नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप लोग भी ना। इतना कहकर वो तेज़ी से बीजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। सक्षम को इतना शांत देखकर सब हैरान थे। उन्हें तो लगा था सक्षम को बुरा लगेगा, पर सक्षम को देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। सक्षम ने बीजी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बीजी, क्या आप अपने सक्षम के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगी? सक्षम की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठी बीजी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। बीजी की आंखों में नमी थी। अपने बेटे की एक इच्छा पूरी न कर पाने का दुख उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। बीजी उठकर दरवाजे के पास आ गई और दरवाज़ा खोलकर सक्षम को अंदर आने दिया। बीजी के दरवाज़ा खोल देने से सबके मन में एक उम्मीद सी जगी कि शायद बीजी का गुस्सा अब ठंडा हो जाए। अपनी बीजी की आंखों में नमी देख सक्षम की आंखों में भी आंसू आ गए। सक्षम, रो मत, मैं तेरे लिए उससे भी गुणी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बहुत फूटी किस्मत है उस लड़की की, जो तेरे जैसा हीरा उसे नहीं मिल पाया। तेरे लिए ज़रूर कोई ख़ास बनी होगी सक्षम, तो उसके लिए क्यों रो रहा है? बोलते हुए बीजी की भी आंखों में आंसू आ गए। बीजी ने सक्षम की आंखों से आंसू पोंछे। किसी भी माँ को अपने बेटे की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। यही हाल कुछ कामिनी जी का भी हो रहा था। सक्षम ने बीजी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं आपकी आंखों में आंसू देखकर रो रहा हूँ बीजी। मेरे रहते अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो मेरा इस दुनिया में रहना ही बेकार है। ठीक है, मैं नहीं रोती, पर आज के बाद तू कभी दुखी नहीं होगा। नहीं होऊंगा बीजी। सक्षम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई सक्षम। बीजी की आंखें अब फिर से नम होने लगी। नहीं बीजी, मेरी इच्छा सिर्फ आप लोगों को खुश देखना है और कुछ नहीं। आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है बीजी, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। कहते हुए सक्षम बीजी के कदमों में आ गया। सक्षम, तू हमारे लिए और कितना झेलेगा? मैं तुझे इस तरह हमारे लिए दिन रात घुटते हुए नहीं देख सकती। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ पुत्र। चाहती हूँ कि तेरा भी एक परिवार हो। क्या एक माँ का अपने बेटे की भलाई के बारे में सोचना गलत है सक्षम? सक्षम ने बीजी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। ये मेरा परिवार है बीजी। मैं आप लोगों से अलग एक परिवार कैसे बना सकता हूँ? और मेरा परिवार, मेरे भाई बहन मेरे लिए बोझ नहीं, जिम्मेदारी है बीजी, जिन्हें निभाने में मुझे खुशी मिलती है। बीजी, मैं जानता था कि दीक्षा के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, क्योंकि मैंने खुद दीक्षा को उसके मंगेतर के साथ देखा था। वो बहुत खुश थी। मेरे और दीक्षा के बीच जो कुछ भी था बस एक तरफा था, सिर्फ मेरी तरफ से।
उसने तो शायद मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। गलती मेरी ही थी जो मैं आप लोगों को वहाँ जाने से रोक नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो बीजी। ये कैसी बातें कर रहा है तू? चल खड़ा हो। बीजी ने बहुत प्यार से सक्षम को खड़ा किया। आज के बाद हम दीक्षा के बारे में इस घर में बात नहीं करेंगे। बीजी ने बाकी सबकी तरफ देखा तो सबने हाँ में सर हिला दिया। तभी पकवान से सजी थाली के साथ महक बाहर आई। महक की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो इतनी खुश थी कि इस घर में हमेशा डर डर के चलने वाली महक की चाल ही बदल गई थी। तू किस खुशी में मटकती फिर रही है? बीजी ने महक को घूरते हुए कहा तो महक के कदम वहीं रुक गए। उसने अपना अच्छी बहू का रूप फिर से धारण कर लिया। बीजी, आप लोग इतने परेशान थे तो मैंने सोचा माहौल हल्का करने के लिए कुछ मीठा बना लूं। वैसे भी मेरे ताऊजी कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी जेठ जी की ही कोई भलाई छुपी हो। महक सर झुकाकर धीमी और सौम्य आवाज़ में बोली तो एक पल के लिए लक्ष्मण उसे देखता ही रह गया। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाली, सबके बारे में सोचने वाली महक को तो आज उसने पहली बार देखा था। महक के लिए उसकी नाराज़गी भी अब थोड़ी कम हो गई थी। बात तो सही कही महक ने, इसमें भी मेरे सक्षम की भलाई ही छुपी होगी। बीजी बोली तो सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो इसी बात पे बहू जल्दी से मुंह मीठा करा दे। बाबूजी हमेशा की तरह मिठाई को लालसा की नज़रों से देखते हुए बोले तो बीजी उन्हें घूरने लगी। आपको डायबिटीज़ है ना? अभी मरना है तो बोल दीजिए, मैं बाज़ार से सफ़ेद साड़ी ले आती हूँ। कोमू, थोड़ी सी तो खाने दे, बस थोड़ी सी। बाबूजी ने बीजी को मनाने की कोशिश की पर बीजी ने मुंह फेर लिया। बीजी बाबूजी बस आधा लड्डू खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। खा लेने दो ना बीजी। लक्ष्मण सक्षम दोनों ने आग्रह किया तो बीजी मना नहीं कर पाई। बाबूजी तो जैसे आधे लड्डू को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। इधर दीक्षा के घर पर भी लड़के वालों के जाने के बाद एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा था। दीक्षा उन सबको खुश देखकर खुश थी। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसमें सुबह की सक्षम की कई मिस्ड कॉल थी जो दीक्षा ने गुस्से में ही नहीं उठाई थी। अब दीक्षा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था तो सक्षम से बात करना चाहती थी। उसने सक्षम का नंबर डायल किया पर अचानक वो रुक गई। उसे ऐसे फ़ोन पर बात करना सही नहीं लगा, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कल सक्षम के रेस्टोरेंट जाएगी, उससे मिलकर पूछने कि आखिर क्यों उसने उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ को उसकी आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में सब सच बता दिया। अगली सुबह हमेशा की तरह सक्षम जल्दी उठा पर आज उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दीक्षा को देख पाएगा। वो दीक्षा से मिलना तो चाहता था पर दीक्षा की शादी होने वाली थी। ऐसे में उसका दीक्षा से मिलना दीक्षा के लिए दिक्कतें खड़ी कर देगा, इसीलिए वो खुद को रोके हुए थे। हमेशा की तरह तैयार होकर सक्षम जॉगिंग करने चला गया और आधे घंटे में वापस भी लौट आया। रोज़ उसे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था पर दीक्षा नहीं थी, इसीलिए वो आज जल्दी ही आ गया। अभी सिर्फ 3 बज रहे थे और इस वक्त सब सोए हुए थे सिवाय उसके। वो अपने रोज़ के कपड़े पहनकर कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट चला गया। रेस्टोरेंट बंद था इसीलिए उसको रेस्टोरेंट खुद ही खोलना पड़ा। वो रेस्टोरेंट के किचन एरिया में आया और अपना एप्रिन पहनकर कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी और जलेबियाँ तलने लगा। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। भले ही वो बोल के अपना दुख जाहिर नहीं करता था पर खाना बनाना एक तरह से उसके लिए उसका दुख जाहिर करने का तरीका था। वो जलेबियाँ बना रहा था जो दीक्षा को पसंद थी और वो भी इस वक्त। वो काफ़ी देर तक जलेबियाँ बनाता रहा जब तक छोटू ने आकर उसे नहीं रोका। ये क्या कर रहे हैं भैया आप, इतनी सारी जलेबियाँ? सक्षम ने अकेली जलेबियों से 4 बड़े बड़े बर्तन भर दिए थे। उसको जब होश आया तो उसने तुरंत जलेबियाँ बनाना छोड़ दिया और जल्दी जल्दी कढ़ाई उतारने लगा। छोटू जल्दी से सफाई कर, अगले 1 घंटे में रसोई आ जाएंगे और रेस्टोरेंट खोलने का भी टाइम हो गया है। छोटू अभी भी उन जलेबियों को देख रहा था। भैया वो तो मैं कर दूंगा पर इतनी सारी जलेबियाँ? वो हैरानी से बोला। सक्षम ने उन जलेबियों की तरफ देखा। ये आज की हमारी स्पेशल डिश है, हम फ्री में अपने कस्टमर्स को आज जलेबियाँ सर्व करेंगे, बोलकर वो किचन साफ करने लगा। छोटू भी हाँ में सर हिलाते हुए उसकी मदद करने लगा। इधर दीक्षा भी सुबह जल्दी उठ गई थी। बाहर जसमीत जी अनमोल के साथ कुछ बातें कर रही थी। नैना चुपचाप पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। दीक्षा बाहर आई तो उसे देख जसमीत, अनमोल और नैना तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना दीक्षा के पास आकर बोली, दीक्षा तो अब मेरी भाभी बनने वाली है, अब तो मुझे तुम्हें भाभी ही बुलाना चाहिए। ये सुनकर दीक्षा ने बहुत प्यार से नैना का हाथ पकड़ा। नहीं भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। ये सुनकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से दीक्षा के चेहरे पर हाथ रखा।
अब बहुत जल्द तुम एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली हो। बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी तुम पर। शायद तुम्हें अपनी खुशियों, अपनी इच्छाओं को दरकिनार भी करना पड़े, पर जानती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। जी भाभी। अरे, कोई भाई को भी तो अपनी बहन से मिलने दो। अनमोल नवाकों से दीक्षा के पास आया। मेरी नकचड़ी बहन अब मुझे छोड़कर चली जाएगी। भैया, दीक्षा ने गुस्से में मुंह फुला लिया। पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। अनमोल दीक्षा को छेड़ते हुए बोला। दीक्षा आंखों में नमी लिए अनमोल के गले जा लगी। मुझे आप सबको छोड़कर नहीं जाना भैया। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तू हम सबको छोड़कर जाए, पर ये तो संसार की रीत है। लड़कियों को शादी के बाद अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। पर हम तो उससे मिलने आएंगे ना। दीक्षा बेटा, जानती हूँ तुझे लग रहा होगा कि तेरी बात उससे प्यार नहीं करती। मैं तेरे भले के लिए ही सोच रही हूँ बेटा। जसमीत जी दीक्षा के पास आई और बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। जानती हूँ माँ। दीक्षा अब अनमोल को छोड़कर जसमीत जी के गले लग गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। आप मुझे जितना चाहें उतना डांट लो, मार लो, पर मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। जसमीत जी ने बहुत प्यार से दीक्षा के माथे को चूमा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दीक्षा ने अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछे। अब सेंटी मत करो मुझे। दीक्षा अपने और जसमीत जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली तो जसमीत जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। हमेशा ऐसे ही खुश रहना दीक्षा। अपनी सास से कभी मत लड़ना और अपने पति का बहुत ख्याल रखना। ये तेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों हैं। जसमीत जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली तो दीक्षा ने हाँ में सर हिला दिया। तभी दीक्षा का फ़ोन बजा। उसने नाम देखा तो फ़ोन आकाश का था। ओहो, जीजा जी का फ़ोन आया है। अनमोल ने दीक्षा को छेड़ते हुए उसका फ़ोन ले लिया। भैया फ़ोन दो, ये गलत है। दीक्षा ने फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अनमोल फ़ोन उठाते हुए दीक्षा के आगे भागने लगा। माँ, मैं आज भैया को छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए वो अनमोल के पीछे भागी। नैना और जसमीत जी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। इन दोनों का तो ऐसे ही चलता रहता है। आजा, हम खाना बना लेते हैं। जसमीत जी ने नैना से कहा। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। नैना मुस्कुराते हुए जसमीत जी के साथ रसोई में चली गई। भैया फ़ोन दे दो, देखो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दीक्षा ने धमकी दी तो अनमोल दौड़ते हुए रुक गया। जीजा जी, आपकी होने वाली बीवी मुझे धमकी दे रही है। आकाश दीक्षा की जगह अनमोल को बोलते देख झेंप गया। मैं अनमोल आकाश के हकलाने पर हंसने लगा। आकाश ने सामने से कॉल कट कर दिया। वो घबरा गया था। अनमोल ने हंसते हुए फ़ोन की तरफ देखा। जीजा जी तो बड़े डरपोक निकले। दीक्षा ने अनमोल को घूरते हुए अपना फ़ोन छीन लिया। आप ही ढूंढ कर लाए हैं। अनमोल की हंसी अब बंद हो गई। वो अब थोड़ा गंभीर नजर आ रहा था। तुम खुश तो हो ना? दीक्षा ने अनमोल को घूरा। ये आप अब पूछ रहे हैं भैया, जब सब कुछ तय हो चुका है। अब तो वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैंने समझौता कर लिया है। वैसे भी उसे मेरे आर्मी ऑफिसर बनने से कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? दीक्षा ने अपने आखिरी शब्द काफ़ी धीमे से कहे और अपने कमरे में चली गई। अनमोल अब थोड़ा परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद दीक्षा तैयार होकर बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। भैया, माँ को मत बताना, मैं सक्षम से मिलने जा रही हूँ। आप पर आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ, इस बार चुगली मत करना, नहीं तो फिर सच में आपसे कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन दीक्षा, मैं माँ से क्या कहूँगा? आप माँ से इतना सारा झूठ बोलती हैं, एक और बोल देना। कहते हुए वो अनमोल को परेशानी में छोड़कर बाहर निकल गई। अनमोल ने जसमीत जी से झूठ बोल दिया कि दीक्षा अपने दोस्त रजनी से मिलने गई है। जसमीत जी ने भी अनमोल की बात बहुत आसानी से मान ली। दीक्षा सक्षम के रेस्टोरेंट आई। आज गार्ड्स ने दीक्षा को देखते ही रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल दिए। दीक्षा खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते देख मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा। हमेशा की तरह रेस्टोरेंट फूलों से भरा था। वो किचन एरिया की तरफ बढ़ गई और हमेशा की तरह उस कांच के शीशे के सामने खड़ी होकर सक्षम को देखने लगी। आज सभी शेफ साइड में खड़े थे और सक्षम अकेले ही डिशेस बना रहा था। चाकू को ऐसे पकड़ा जाता है। वो उन सबको सिखाते हुए सब्जियां काटने लगा। सब्जियां एक आकार में कटनी चाहिए, देखने में अच्छी लगती हैं। स्वाद से पहले लोग दिखावे की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि वो खाने में भी अच्छी होगी। इसीलिए सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीक्षा को सक्षम की ये बात अच्छी नहीं लगी। सक्षम तो कभी ऐसे नहीं बोलता था। वो तो हमेशा खाने में स्वाद को ही ज़्यादा महत्व देता था। इसीलिए तो आज उसका रेस्टोरेंट इतना फेमस था। वो आज बिना पूछे धड़ल्ले से रसोई में घुस गई। स्वाद अगर अच्छा हो तो फिर शक्ल से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये जलेबियाँ, गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी,
पर खाओ तो इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, जैसे खुद स्वाद की देवी इसमें आकर समा गई हो। दीक्षा की आवाज़ सुनकर सक्षम ने दीक्षा की तरफ देखा, जो काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। पहले तो वो दीक्षा को यहाँ देखकर हैरान ही रह गया। दीक्षा यहाँ क्या कर रही है? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, वो मन ही मन बोला और अगले ही पल वो दीक्षा की तरफ बढ़ गया। सक्षम दीक्षा के सामने आ खड़ा हुआ। उसको अपने सामने देख दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो दीक्षा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते दीक्षा का मुंह बन गया। उसने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? पर क्यों? जो हुआ उसके बाद भी? क्या हुआ? अच्छा, वो मेरा गुस्सा अब ठंडा हो गया। वैसे भी तुम मेरे तब से दोस्त हो जब से मैंने स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया था। अब इतनी सी लड़ाई के लिए अपनी दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दूंगी तुमसे, कभी नहीं। दीक्षा के मुंह से ये सुनकर सक्षम को जैसे सुकून मिल गया। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल दीक्षा की शादी के बारे में सोचकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने जैसे समझाया है वैसे ही करना, सक्षम ने सबसे कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया। उसने दीक्षा की तरफ देखा जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। सक्षम ने एक प्लेट उठाई, उसमें कुछ जलेबियां डालकर दीक्षा के सामने बढ़ा दी। दीक्षा ने जैसी जलेबियों की तरफ देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। जलेबियाँ? सक्षम, तुम जानते थे ना कि आज मैं आने वाली हूँ, इसीलिए तुमने जलेबियाँ बनाई। तुम बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। चहकते हुए उसने सक्षम के हाथ से जलेबियों की प्लेट ले ली। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीक्षा तो जैसे जलेबियों पर टूट ही पड़ी। तुम्हारे हाथों में जादू है सक्षम, तुमने कितने महीनों बाद जलेबियाँ बनाई। मैं तो जैसे तुम्हारे हाथ की जलेबियाँ खाने को तरस गई थी। इतनी अच्छी जलेबियाँ कैसे बना लेते हो तुम? दीक्षा सक्षम की तरफ की तारीफ किए जा रही थी और साथ में जलेबियाँ भी खाई जा रही थी। सक्षम बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। सक्षम, तुम्हारे हाथों की जलेबियाँ खाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, दीक्षा जलेबियाँ खाते खाते बोली। दीक्षा, तुम सच में आकाश को पसंद करती हो? दीक्षा अब जलेबियाँ खाते खाते रुक गई और सक्षम को देखने लगी। पता नहीं सक्षम, पर आकाश मेरे आर्मी ऑफिसर बनने के सपने में मेरी मदद करेगा। मुझे हमेशा से ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था, जो मेरे साथ साथ मेरे सपने को भी खुले दिल से अपनाए, और आकाश वैसा ही है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और तुम ये कैसी बातें करने लगे सक्षम? मुझे ढंग से जलेबियाँ खाने दो। वैसे भी तुम बहुत मुश्किल से जलेबियाँ बनाते हो। पता नहीं आगे मुझे तुम्हारे हाथ की जलेबियाँ खाने को मिले ना मिले, इसीलिए अभी पेट और मन दोनों भरकर जलेबियाँ ठूसना चाहती हूँ। दीक्षा ने अब प्लेट से अपनी आखिरी जलेबी उठाते हुए उसे बड़ी उदास नज़रों से देखा। सक्षम उसे उदास देखकर एक बड़ी सी थाली में जलेबियाँ भर कर ले आया। जितना खाना है उतना खाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पता ले लूँगा और हर महीने तुम्हारे घर इसी तरह अनमोल के ज़रिए तुम्हारे और तुम्हारे नए परिवार के लिए जलेबियाँ भिजवाता रहूँगा। दीक्षा बहुत ही प्यार से सक्षम को देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर झटक दिया और चुपचाप जलेबियाँ खाने लगी। सक्षम, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर मैं तुमसे कभी मिलना चाहूँ और तुम्हें कॉल करूँ तो मुझसे मिलने आओगे ना? उसने सक्षम को देखते हुए पूछा। सक्षम अब दीक्षा से अपनी नज़रें चुराने लगा। दीक्षा उसके असमंजस्य से भरे चेहरे में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दीक्षा, ये सही नहीं होगा। तुम्हारी शादी के बाद मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकता हूँ? क्यों? क्यों नहीं आ सकते? दीक्षा ने अब थोड़ी नाराज़गी से पूछा। चलो दीक्षा, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर प्राइवेट रूम में आ गया। दीक्षा अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। बोलो सक्षम, क्यों नहीं आ सकते? दीक्षा, फिर से ऐसी बातें आकाश के सामने मत करना। शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, हम इस तरह फिर नहीं मिल पाएंगे। हम एक दूसरे से दूरी बनानी ही होगी। सक्षम उसे ऐसे बोल रहा था जैसे शादी के बाद अगर वो सक्षम से मिलेगी तो जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। दीक्षा को तो बहुत बुरा लग रहा था। ये गलत है सक्षम, मैं आकाश से बात करूँगी। वैसे भी वो मुझे अपने दोस्तों से मिलने से नहीं रोक सकता। शादी हो रही है हमारी, वो मुझे अपना गुलाम बनाकर थोड़ी ले जा रहा है। दीक्षा गुस्से में बोली। उसकी बात सुनकर सक्षम और ज़्यादा परेशान हो गया। जिस बात को वो समझ गया था, पर दीक्षा बीबी ना समझी बनी हुई थी। दीक्षा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का। हमें लोग साथ देखकर कितनी बातें बनाते हैं, तुम्हें मालूम भी है। तो बनाने दो, उनके कुछ भी बोलने से सच बदल थोड़ी जाएगा। कहीं इसकी वजह से तो तुम मुझसे दूरी तो नहीं बनाना चाहते सक्षम? दीक्षा ने हैरानी और गुस्से के भावों के साथ पूछा। सक्षम अब कुछ भी नहीं बोला। बोलो सक्षम, क्या लोगों की बातें सुनकर तुम मुझे छोड़ दोगे?
हमारे इतने सालों की दोस्ती इतनी आसानी से तोड़ दोगे सक्षम? बोलो ना। दीक्षा काफ़ी गुस्से में थी। सक्षम क्या बोलता उसे? वो सच में लोगों की बातों में आकर उससे दूरी बनाने लगा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई दीक्षा के चरित्र पर सवाल उठाता था। दीक्षा, तुम नहीं समझ पाओगी। अभी घर जाओ और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। प्लीज़ दीक्षा, बुरा मत मानो, पर तुम अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। अब हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। जो था मैं बस उसे अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के साथ खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ दीक्षा। सक्षम की बातें सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। सक्षम दीक्षा की आंखों से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा, पर दीक्षा ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। तुमने ही हमारे बीच सब खत्म कर दिया सक्षम। अब तुम्हें मेरे आंसू पोंछने का अधिकार नहीं। दीक्षा रोते हुए वहाँ से चली गई। सक्षम नम आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए ये ज़रूरी था दीक्षा। मेरे प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। अपनी भावनाओं को लिए तुमसे इसी तरह मिलता रहा तो मैं खुद की नज़रों में ही गिर जाऊंगा। अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर सक्षम फिर से अपने काम में लग गया। दीक्षा घर आई तो घर को सजा धजा देखकर एक पल के लिए हैरानी रह गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मेहंदी लगाने वाली औरतें भी आ चुकी थी। बस दीक्षा का इंतज़ार हो रहा था। जसमीत जी दीक्षा के पास आई। शगुन की मेहंदी लगवा ले। एक बार शगुन की मेहंदी लग गई तो फिर शादी तक तू घर से बाहर नहीं जा सकती। अब तुझे शादी तक घर पर ही रहना है, समझी? चल अब मेहंदी लगवा ले। कल तेरी हल्दी और फिर शाम को संगीत का प्रोग्राम रखा है और फिर शादी की तैयारियां करने के लिए एक ही दिन होगा हमारे पास। पर बहुत है, मेरी दीक्षा दुल्हन बनकर सजेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। जसमीत जी ने दीक्षा के माथे को चूमा, पर दीक्षा ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके दिमाग में अभी भी सक्षम की कहीं बातें चल रही थी। जसमीत जी दीक्षा को मेहंदी वाली के पास ले आई। दीक्षा चुपचाप मेहंदी वाली के सामने हाथ आगे करके बैठ गई। तू मेहंदी लगवा, मैं बाकी सब तैयारियां देख लेती हूँ, कहकर जसमीत जी वहाँ से चली गई। सक्षम और मेरी दोस्ती इस तरह ख़त्म होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आज के बाद मैं सक्षम से कभी बात नहीं करूँगी, वो मन ही मन बोली। सक्षम की कई बातों को याद कर उसकी आंखें नम हो चली थी। दीदी, हाथ पर क्या नाम लिखूं? मेहंदी वाली ने पूछा, पर दीक्षा जैसे कहीं खोई हुई थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, उसने दीक्षा को झकझोर दिया। हाँ सक्षम, अचानक से उसके मुंह से निकला। जी दीदी। मेहंदी वाली उसके हाथों में सक्षम के नाम का पहला एक अक्षर लिखने लगी। क्या बोल रही थी तुम? दीदी, मैं तो बस आपके होने वाले पति का नाम पूछ रही थी ताकि हाथ पर लिख सकूं। आकाश नाम है उनका। दीक्षा बोली तो मेहंदी वाली हैरान हो गई। पर आपने अभी तो सक्षम बोला। क्या? मैंने कब बोला? उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ गया जहाँ मेहंदी वाली ने मेहंदी के बीच में बहुत सुंदर ढंग से एस लिख दिया था। देखते ही दीक्षा ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। दीदी, मैं मिटा देती हूँ, रची नहीं होगी, मेहंदी वाली बोली। पर पता नहीं क्यों दीक्षा का मन नहीं किया उस नाम को हटाने का। रच गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेहंदी है, कोई फ़ायदा नहीं, रहने दो। दीक्षा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। क्या हो रहा है मुझे? जब भी बात सक्षम की होती है मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ने लगता है? उसकी आंखों के सामने उसके सक्षम के साथ बिताए पल आने लगे। कैसे वो बचपन में उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर जाया करता था। जब वो पेड़ से गिरी थी, सक्षम ने तो उसे संभाला था। उसकी स्कर्ट फटी तो वो सक्षम ही था जो दूसरी लड़कियों के सामने कितने हाथ पैर जोड़कर एक दुपट्टा मांग कर लाया था ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। उसने जब खेत में मैदान बनाया था तो खेत के मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि सक्षम ने उन्हें पहले ही मना लिया था। तब से लेकर अब तक सक्षम रोज़ उसके लिए अपनी नींद खराब कर जॉगिंग के बहाने उसे देखने आता था कि वो ठीक है या नहीं। सक्षम की बातों को याद कर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तभी नैना दीक्षा को आवाज़ देते हुए उसके कमरे में आ गई। नैना ने जब दीक्षा की आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो उठी। दीक्षा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? नैना उसने सामने आ गई। दीक्षा अब अपनी नज़रें चुराने लगी। क्या हुआ दीक्षा? नैना ने फिर से पूछा तो दीक्षा खुद को रोक नहीं पाई और नैना के गले रखकर रोने लगी। नैना को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर दीक्षा रो क्यों। अगर कोई बात है तो बताइए दीक्षा, हम अपने स्तर पर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? भाभी, वो रोते रोते अचानक दीक्षा हिचकने लगी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रो क्यों रही है। बोलो दीक्षा, मैं अभी माँ जी और आपके भाई को बुला कर लाती हूँ, आप शायद उन्हें सच बताएं।
नैना जाने को मुड़ी तो दीक्षा ने आगे आते हुए उसे रोक लिया। नहीं भाभी, वो तो मैं आप सबसे दूर जाने के बारे में सोचकर रोने लगी थी। आप एवी माँ और भैया को दुखी ना करो। आप ठीक तो है ना दीक्षा? आप सच में सिर्फ इतनी सी बात को लेकर परेशान थी? नैना ने फिर एक बार पूछा तो दीक्षा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ भाभी, यही बात थी। अब मुझे अच्छे से आराम कर लेने दीजिए, नहीं तो कल हल्दी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी मैं। नैना ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फिर से दीक्षा की आंखें नम हो गई। अगले दिन हल्दी का फंक्शन था, पर दीक्षा का मन घर पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लड़के वालों की तरफ से हल्दी आने वाली थी, पर काफ़ी वक्त बीत चुका था, पर अब तक हल्दी नहीं आई थी। अनमोल लड़के वालों को फ़ोन कर करके थक गया था कि अचानक अनमोल का फ़ोन बजा। आकाश के पापा का फ़ोन देखकर अनमोल ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। अंकल, हल्दी कब आएगी? बेटा, आकाश को हल्दी से एलर्जी हो गई है, इसीलिए हल्दी की रस्म नहीं हो पाएगी। आप लोग संगीत की रस्म कर लीजिए। वैसे भी 2 ही दिन बचे हैं, फिर तो शादी होने वाली है। जी अंकल, अनमोल ने उदास मन से कहा और कॉल कट कर दिया। जसमीत जी और नैना जी बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। अनमोल ने उन दोनों को खुश चेहरों को देखा। वो इसी खुशी भरे माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो खुद जाकर हल्दी लेकर आ रहा है और वहाँ से निकल गया। शादी के घर में रौनक बरकरार थी, पर जसमीत जी को ना जाने क्यों कुछ खटक रहा था। उसका मन कह रहा था जैसे जो हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस आशंका से उनका मन बैठा जा रहा था, पर किसी तरह अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अनमोल ने घर से बाहर आते ही अपने सारे दोस्तों से संपर्क किया कि वो क्या उसे शगुन की हल्दी बनाकर दे सकते हैं। किसी को भी हल्दी नहीं बनानी आती थी, इसीलिए सबने मना कर दिया। अनमोल ने अब सक्षम को कॉल किया। सक्षम को जब पता चला कि अनमोल को हल्दी चाहिए तो पहले तो उसे बहुत बुरा लगा कि आखिर उसे हल्दी क्यों चाहिए, लेकिन अनमोल ने जब उसे बताया कि आकाश को हल्दी से एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से हल्दी नहीं आ पाई, तो वह सबको दुखी नहीं करना चाहता था। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। सक्षम भी ये सुनकर परेशान हो गया। उसने अनमोल को अपने रेस्टोरेंट आकर हल्दी ले जाने को कहा तो अनमोल खुश हो गया। सक्षम तुरंत अपने बाकी सब काम छोड़कर शगुन की हल्दी बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में उसने शगुन की हल्दी बना ली। उसने उस हल्दी को छू कर देखा कि हल्दी सही बनी है या नहीं। अब उसे विश्वास हो गया कि हल्दी बिल्कुल सही बनी है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हल्दी से उसके हाथ सन गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने हाथ धोने पड़ गए। जैसे ही अनमोल आया, उसने अच्छे से हल्दी पैक कर अनमोल को थमा दी। अनमोल ने सक्षम को गले से लगाया और उसका धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। अनमोल के जाने के बाद वो अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। अनमोल हल्दी लेकर घर आया तो जैसे घर में रौनक ही आ गई। आनन फानन में हल्दी की रस्म शुरू हो गई। पिंड की औरतें एक एक कर दीक्षा को हल्दी लगा रही थी, पर जसमीत जी बस कामिनी जी को ढूंढ रही थी। वो अभी तक वहाँ नहीं आई थी। तभी बीजी हाथ में एक छोटा सा उपहार लिए दीक्षा के घर आई। कामिनी जी को आया देख जसमीत जी के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। जसमीत जी ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। मुझे तो लगा था कामिनी आप आएंगी ही नहीं। जो हुआ मैं उसे अभी भी खफा हूँ, पर मेरी नाराज़गी दीक्षा से नहीं है। जो हुआ सो हुआ, शायद यही किस्मत थी। धन्यवाद कामिनी, जसमीत जी बोली तो कामिनी जी ने मुस्कुराते हुए वो उपहार जसमीत जी को दे दिया। दीक्षा ने जब कामिनी जी को देखा तो देखते ही पहचान गई कि ये सक्षम की बीजी हैं। दीक्षा ने बीजी को 1-2 बार ही देखा था, वो भी किसी को डांटते या किसी से लड़ते झगड़ते, इसीलिए दीक्षा के मन में बीजी की एक नकारात्मक छवि बनी हुई थी कि वो गुस्सैल रवैये की हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। दीक्षा कामिनी जी के रौबदार रवैये की वजह से उनसे दूर भागती थी, इसीलिए अब भी बीजी को अपने सामने देखकर वो थोड़ी घबरा गई। बीजी मुस्कुराते हुए दीक्षा के पास आई तो दीक्षा ने अपना सर झुका लिया। बीजी दीक्षा की घबराहट समझ ही नहीं पाई। उन्हें ये दीक्षा के संस्कार लग रहे थे। बीजी ने उसके चेहरे पर थोड़ी सी हल्दी लगाई और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। अब बाकी औरतें दीक्षा को हल्दी लगाने लगी। पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। घर में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, सिवाय दीक्षा के मन को छोड़कर। वो तो बुत सी बनी बैठी हल्दी के रस्म निभा रही थी, लेकिन औरतें आपस में हंसी मजाक कर रही थी कि तभी अचानक एक औरत चिल्लाई। उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जो उसे हल्दी में मिली थी। दीक्षा और बीजी ने उस अंगूठी को देखा तो पहली नज़र में ही पहचान गई कि ये सक्षम की अंगूठी है। ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? शायद वो वर पक्ष से किसी की होगी। जसमीत जी उस अंगूठी को ध्यान से देखते हुए बोली,
दीक्षा ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे अनमोल एक कोने में खड़ा नजर आया, जो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा था। दीक्षा वहाँ से उठकर अनमोल की तरफ बढ़ गई। बीजी कुछ सोचकर दीक्षा के पीछे आ गई। दीक्षा को अपनी तरफ आते देख अनमोल और ज़्यादा घबरा गया। अनमोल ने वहाँ से जाना चाहा तो दीक्षा ने उसका रास्ता रोक लिया। भैया, सक्षम की अंगूठी हल्दी में क्या कर रही है? दीक्षा के इस सवाल को सुनकर अनमोल बगले झांकने लगा। बोलिए भैया, मैं झूठ नहीं सुनना चाहती, मुझे अच्छे से मालूम है वो सक्षम की अंगूठी है। बीजी उनसे थोड़ा सा दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो दीक्षा, आकाश के घर से हल्दी नहीं आई, ये हल्दी मैं सक्षम से मांग कर लाया हूँ। उसी ने ये शगुन की हल्दी बनाई है। जैसे ही दीक्षा ने ये सुना तो एक पल के लिए लड़खड़ा गई। वहीं बीजी की आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए चुपचाप जसमीत जी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। दीक्षा अब थोड़े गुस्से में बोली। मैं क्या करता दीक्षा, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। आज इतना खुशी का दिन है और मैं तुम सबको दुखी नहीं करना चाहता था। अब प्लीज़ परेशान होना बंद करो। कुछ घंटों बाद संगीत का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अब जाके तैयार हो जा और ये बात किसी को मत बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया और जसमीत जी के हाथों से वह अंगूठी लेकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? एक तरफ मैं अपनी भावनाएं नहीं समझ पा रही हूँ और दूसरी तरफ ये सब। दीक्षा ने उस अंगूठी की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सिर्फ सक्षम का चेहरा नजर आ रहा था। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल ली। नहीं, ये गलत है। मैं सक्षम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मत सोचो दीक्षा, यह गलत है। वो खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाम को संगीत का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से हुआ। अनमोल और नैना तो खूब जमकर नाचे। आज तो बीजी और जसमीत जी भी बहुत खुशी से नाचे। दीक्षा उन सबको खुश देखकर सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही थी। इसी तरह संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ। सब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। बीजी और बाकी मेहमान घर चले गए। अब तो वो शादी वाले दिन ही आने वाले थे। अगले दिन जसमीत जी, नैना और अनमोल के साथ शादी की शॉपिंग करने शहर गई। दूसरी तरफ से लड़के वाले भी आने वाले थे। दीक्षा का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए लाख बोलने के बावजूद उसने मना कर दिया। वो घर पर अकेली ही थी। उसका आज घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके पैर की चोट भी अब थोड़ी ठीक हो गई थी। घर के छोटे मोटे काम करने के बाद वो पंचिंग बैग लटकाकर उस पर मुक्के बरसाने लगी। वो एक तरह से उस पर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी। अमृतसर के बड़े बाजार में आज काफ़ी भीड़ थी। दीक्षा के लिए पहले शादी का जोड़ा लेते हैं मम्मी जी, उसके बाद फूल मालाएं और बाकी ज़रूरी सामान ले लेंगे, नैना ने कहा। मैंने यही एक ज्वेलरी शॉप में अपने पुराने गहने को पॉलिश करने दिया था, पहले वो ले लेते हैं, जसमीत जी बोली तो अनमोल और नैना ने उनकी बात में हाँ मिला दी। यहीं कुछ दूरी पर कुछ नकाबपोश भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपने हाथ में एक बैग लिए बाजार की चारों दिशाओं में मुड़ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो पूरी दुनिया ही ख़त्म कर देंगे। गहने लेने के बाद जसमीत जी और नैना शादी की शॉपिंग करने लगे। उन्हें बहुत मुश्किल से एक लाल सिल्क जोड़ा पसंद आया। मम्मी जी, मैं दीक्षा की शादी में ये लहंगा पहनूंगी, नैना एक गुलाबी रंग का लहंगा उठाते हुए बोली तो अनमोल और जसमीत जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैं ट्राई करके आती हूँ, वो बोली और ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। तभी सामने से हाथ में बैग लिए आता नकाबपोश उससे टकरा गया। सॉरी। नैना ने उसे इस तरह खुद को ढके देखकर बड़ी अजीब नज़रों से देखा। क्या हुआ नैना? अनमोल उस तरफ आया। वो आदमी साड़ी की दुकान को चारों तरफ से देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। नैना की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। अचानक वो किसी से यूं ही बातें करने लगा। बातें करते करते उसने वो बैग वहीं छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया। अरे रुकिए, आपका बैग, नैना पीछे से चिल्लाई, पर उसने उसकी एक ना सुनी। अनमोल ने नैना का हाथ पकड़ा। तुम जल्दी से पहन कर आओ नैना, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस लहंगे में कैसी लगती हो। अनमोल ने बहुत ही प्यार से कहा तो नैना शर्मा गई। उसका ध्यान अब पूरी तरह से उस बैग से हट गया था। इधर दीक्षा पंचिंग बैग पर मुक्के मारते मारते थक गई थी, इसीलिए वहीं गहरी गहरी सांसें लेते हुए बैठ गई। उसने कुछ सोचकर अपनी अलमारी खोली और सक्षम की अंगूठी निकालकर उसे देखने लगी। कल मेरी शादी है सक्षम, पर पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। रह रहकर मुझे तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। मैं जानती हूँ ये गलत है। शादी होने वाली है मेरी, सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अब पीछे हटी तो मेरी परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ।
वो परेशान होते हुए उस अंगूठी से बातें किए जा रही थी, पर उसका मन अभी भी स्थिर नहीं था। इधर सक्षम भी बहुत परेशान था। कल दीक्षा की शादी हो जाएगी और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। ये सोचकर ही उसका बुरा हाल हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं था। ना जाने कितने ही पत्थर उसने अपने सीने पर रखे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ दीक्षा की खुशी के लिए। उसकी खुशी के लिए वो उससे दूर रहने के लिए भी तैयार था। अमृतसर। आते जाते लोगों के बीच वो नकाबपोश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही दहशत थी। वो चार थे। उन चारों ने एक दूसरे को देखते हुए अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखाई और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। जसमीत जी, नैना और अनमोल तीनों आकाश और आकाश के मम्मी पापा से मिले, जो खुद भी यहाँ शॉपिंग करने आए थे। आकाश बहुत ही अच्छे से सबसे मिला। दोनों परिवार अब शादी से जुड़े बाकी ज़रूरी सामान लेने लगे। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, नवजात, गर्भवती औरतें, हर कोई मौजूद था। किसी को अंदाज़ा नहीं था अगले ही पल क्या होने वाला है। 5 मिनट बाद बाजार के 4 कोनों में बड़े धमाके हुए और इसी के साथ सब कुछ जलकर राख हो गया। सब कुछ धुआं धुआं कर जल रहा था। चारों तरफ बस लाशें नजर आ रही थी। कुछ लोग अपने हाथ पैर कटने की वजह से दर्द से तड़प रहे थे। दुकान के मलबे में दबी जसमीत जी अपने हाथ में साड़ी पकड़े दीक्षा को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अनमोल और नैना एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी आंखें बंद कर चुके थे। आकाश लहूलुहान हालत में एक तरफ गिरा पड़ा था। उसका पैर कटकर एक तरफ जा गिरा था। आकाश ने गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आनन फानन में एम्बुलेंस आई और सब घायलों को अस्पताल पहुंचाने जाने लगा। हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, ना जाने कितने लोग मारे गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग दर्द से चीख रहे थे। आसमान में परिंदे भी डरकर इधर से उधर उड़ रहे थे। हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई थी। इधर दीक्षा को अस्पताल से फ़ोन आया। अपनी माँ का फ़ोन देखकर दीक्षा ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया, पर सामने से एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा था। पुलिस ऑफिसर ने उसे धमाके और उसकी माँ के बारे में बताया तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसी अवस्था में बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। इधर सक्षम को भी इस बारे में पता चल चुका था। अनमोल ने आखिरी बार उसे फ़ोन किया था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे सूचना दी। उसे जैसे ही अपने दोस्त के बारे में पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दीक्षा की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने दीक्षा को कॉल किया। दीक्षा दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। वो बुरी तरह रोने लगी। उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन बजने लगा। उसने सक्षम का फ़ोन उठाया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और रोने लगी। दीक्षा, मैं आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। दीक्षा के रोने की आवाज़ सुनकर सक्षम तुरंत ही वहाँ से निकल गया। वो जल्दी दीक्षा के घर के पास पहुंच गया, जहां दीक्षा बैठी रो रही थी। उसने जैसे ही सक्षम को देखा, दौड़कर उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सक्षम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने दीक्षा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाल सहलाने लगा। दीक्षा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अनमोल और नैना अब इस दुनिया में नहीं रहे। जसमीत काकी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हमारी ज़रूरत है। हिम्मत से काम लो, रोना बंद करो। सक्षम दीक्षा के आंसू पोंछने लगा, पर दीक्षा का रोना रुक ही नहीं रहा था। उसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया था। कहाँ कल तक संगीत में सब नाच गा रहे थे, सब इतने खुश थे, और आज एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। सक्षम किसी तरह दीक्षा को संभालते हुए अमृतसर के अस्पताल ले आया था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। लाशों को देखकर सक्षम ने दीक्षा को अपने सीने से लगा लिया और उसे हिम्मत देने लगा। तभी उन्हीं लाशों के बीच दीक्षा की नज़र नैना और अनमोल की लाश पर पड़ी। उसके कदम वहीं लड़खड़ा गए, पर सक्षम ने उसे संभाल लिया। आकाश का परिवार भी वहां आया हुआ था। नैना की माँ बुरी तरह रोई जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के साथ साथ अपना भतीजा भी खो दिया था। वहीं नैना के पापा का भी यही हाल था। वो अपने भाई भाभी और भतीजे को तो खो ही चुके थे, अब तो उनकी बेटी और दामाद भी नहीं रहे थे। दीक्षा दौड़कर अनमोल के गले से लग गई और बेतहाशा रोने लगी। सक्षम उसके पीछे आकर उसे संभालने लगा। भैया प्लीज़ लौट आओ, आपके बिना मुझे कौन चिढ़ाएगा। भैया प्लीज़, भाभी आप तो मेरी दूसरी माँ थी ना, फिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई। दीक्षा का रोना रुक ही नहीं रहा था। सक्षम के लिए दीक्षा को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इधर जसमीत जी की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते दीक्षा का पूरा परिवार खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा देखते हैं आने वाले भागों में। तो बने रहिए साथ सनम साथिया में।